हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्रीकल्चर की बूस्टर डोज। दोस्तों ये इसका पार्ट 1 है। इसके अंतर्गत उन तमाम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कराया जाएगा जो कि आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ये इसकी अद्भुत प्रश्नोत्तरी का आयोजन दोस्तों आज से स्टार्ट किया जा रहा है। इसकी सूचना आपको टेलीग्राम चैनल जो है एग्री नॉलेज प्लस का, वहीं पे आपको मिलेगी, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा। आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और जिससे कि आप लोगों की आगे की क्लासेज जो है उनकी सूचना आपको समय समय पे मिलती रहे। जीतेंगे जंग एग्री नॉलेज प्लस के संग, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। शुद्ध घी में पशु चर्बी के मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? वालेंटा टेस्ट, फाइटोस्टेरॉल टेस्ट, हाफेन टेस्ट या बाउडुइन टेस्ट? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए, शुद्ध घी में पशु चर्बी के मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? आइए दोस्तों हम बताते हैं आप लोगों को। जो लोग सी दे रहे हो बिल्कुल गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा वालेंटा टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? वालेंटा टेस्ट होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए हम बात करते हैं एक एक परीक्षण के बारे में। ये जो वालेंटा टेस्ट होता है दोस्तों, वालेंटा टेस्ट में पशु की चर्बी की मिलावट का पता लगाते हैं हम लोग घी में। ठीक है, पशु चर्बी यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं। इसके अलावा फाइटोस्टेरॉल टेस्ट जो होता है सेकेंड नंबर पे दोस्तों दिया गया है। फाइटोस्टेरॉल टेस्ट में क्या होता है? वनस्पति तेल की मिलावट का पता लगाते हैं। वनस्पति फाइटोस्टेरॉल टेस्ट जो है दोस्तों, फाइटोस्टेरॉल टेस्ट जो है इसमें वनस्पति तेल की मिलावट का पता लगाते हैं। वनस्पति तेल की मिलावट का पता हम लोग लगाते हैं घी में, वनस्पति तेल। ठीक है, और हाफेन परीक्षण जो होता है, हाफेन टेस्ट जो होता है दोस्तों, हाफेन टेस्ट के अंतर्गत घी में बिनौला होता है दोस्तों, यानी कि कपास का जो बीज होता है, घी में बिनौले की तेल का पता लगाने के लिए घी में दोस्तों जो बिनौला होता है, यानी कपास का जो बीज होता है, उसका तेल के अगर मिलावट का पता लगाना है तो इसके लिए हाफेन टेस्ट किया जाता है। पशु चर्बी के मिलावट का पता लगाना है तो वालेंटा टेस्ट, वनस्पति तेल की मिलावट का पता लगाना है तो फाइटोस्टेरॉल टेस्ट, और घी में दोस्तों जो तिल का तेल होता है इसकी मिलावट का पता लगाने के लिए बाउडुइन टेस्ट किया जाता है, जो कि डी नंबर पे दिया गया है। तो आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्राइसाइलिस प्यूपा है। जो क्राइसाइलिस प्यूपा पूछा गया दोस्तों, ये किसका प्यूपा है? बीटल्स का है, मधुमक्खी का है, मच्छर का है, तितली का है? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्राइसाइलिस प्यूपा जो है ये किसका है? बीटल्स का, मधुमक्खी का, मच्छर का, तितली का? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग ए दे रहे हो बिल्कुल गलत है, बी वाले भी गलत हैं और सी वाले भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा डी, तितली का। बटरफ्लाई का जो प्यूपा होता है दोस्तों, उसी को क्राइसाइलिस कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्राइसाइलिस, यानी कि डी। क्राइसाइलिस जो है किसका प्यूपा है? ये तितली का, यानी कि बटरफ्लाई का, तितली का प्यूपा है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और मधुमक्खी का जो प्यूपा होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? एडिक्टस। मधुमक्खी का जो प्यूपा होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? एडिक्टस। ठीक है, तो ये आप लोग दोनों ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फाइलेरिस माइनर
खरपतवार को कम करने में कौन सा फसल चक्र सहायक है? धान गेहूं, मक्का गेहूं, धान आलू गेहूं, अरहर आलू। आप लोग ध्यान से देखिए, उसके बाद इसका जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग ए दे रहे हैं वो गलत हैं और सी वाले भी गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। कौन सा फसल चक्र अपनाया जाएगा? अरहर और आलू का। दोस्तों ऐसा होता है, जब एक ही फसल कई वर्षों तक खेत में उगाई जाती है लगातार, तो खरपतवार जो संबंधित खरपतवार होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो इसमें लाभ किस में मिलता है? फसल चक्र को अपनाने से। लेकिन फसल चक्र ऐसा अपनाया जाए जिसमें वो क्रॉप कम से कम 2 से 3 वर्ष तक जो क्रॉप उगाई जा रही थी, जिससे संबंधित खरपतवार खेत में उगे थे, उन खरपतवारों से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, उस क्रॉप को 2-3 साल उस खेत में नहीं उगाते हैं। तो सभी में देख लीजिए आप लोग गेहूं दिया गया, लेकिन जो डी वाला है इसमें अरहर और आलू शामिल है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे बता दें, फाइलेरिस माइनर जो होता है ये किसका खरपतवार होता है? गेहूं का होता है। फाइलेरिस माइनर के नियंत्रण के लिए, यानी कि गेहूं का मामा जो होता है दोस्तों, इसे गुल्ली डंडा भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये फाइलेरिस माइनर जो होता है दोस्तों, इसके नियंत्रण के लिए जो रासायनिक दवाएं जो प्रयोग की जाती है उसमें कौन सी? जैसे सल्फोसल्फ्यूरान है, आइसोप्रोट्यूरान है, ये सभी दवाएं जो है दोस्तों ये रासायनिक रूप से नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में किस फसल में प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है? ध्यान से क्वेश्चन देखिए, उसके बाद जवाब दीजिए। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा सोयाबीन। दोस्तों आप लोग जानते हैं सोयाबीन में जो होती है प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, दलहनी फसलों में बात कर लीजिए, अगर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दलहनी फसलों में किसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों, तो सोयाबीन इसका राइट आंसर होता। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सोयाबीन में एक क्वेश्चन दोस्तों और पूछा जाता है, रेशियो पूछा जाता है सोयाबीन में प्रोटीन और वसा का, यानी कि प्रोटीन और वसा यानी कि तेल का जो रेशियो पूछा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये क्या होता है बताइए? 40:20 यानी कि 2:1। प्रोटीन और तेल का जो रेशियो होता है सोयाबीन में क्या होता है? 2:1 होता है। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों मक्का में जो होता है, मक्का में तेल की मात्रा पूछी जाती है दोस्तों। मक्का में तेल यानी कि वसा की मात्रा जो होती है, तेल प्रतिशत कितना होता है? 4%। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मूंगफली की बात कर लीजिए दोस्तों, तो मूंगफली में जो प्रोटीन पाई जाती है, दोस्तों ये कितनी पाई जाती है? 26% पाई जाती है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। और एक नोट डाउन कर लीजिए, मूंगफली की खली में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाया जाता है, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन जो होती है दोस्तों इसमें 0.50% और फास्फोरस जो होती है 0.25% और पोटास जो होती है ये भी 0.50% होती है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में कौन सा जल मृदा में वाष्प के रूप में पाया जाता है? केशिकीय जल, आर्द्रताग्राही जल, गुरुत्वाकर्षण जल या ए और सी दोनों? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा आर्द्रताग्राही जल। आर्द्रताग्राही जल जो होता है ये मृदा में किस रूप में पाया जाता है दोस्तों? ये वाष्प के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है दोस्तों? वाष्प के रूप में। और इस वाष्प रूपी जल का उपयोग कौन करता है? जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इस वाष्प रूपी जल का उपयोग करते हैं। ये जल जो होता है दोस्तों पौधों को प्राप्त नहीं होता है। पौधों को प्राप्त होने वाला जल कौन सा होता है?
केशकीय जल। पौधों को दोस्तों प्राप्त होने वाला जल कौन सा होता है? केशकीय जल होता है, जो कि किस रूप में पाया जाता है? द्रव के रूप में पाया जाता है। पौधों को प्राप्त होने वाला जल जो होता है, पौधों को प्राप्त होने वाला जल जो कि किस रूप में पाया जाता है? द्रव्य रूप में पाया जाता है, द्रव्य रूप में। ठीक है, वहीं पे यही जल जो होता है पौधे प्राप्त करते हैं। और गुरुत्वाकर्षण जल जो होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अधिक गहराई में चला जाता है। ये जल पौधे प्राप्त नहीं कर पाते। ये भी किस रूप में पाया जाता है दोस्तों? ये भी द्रव्य रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्द्रताग्राही जल, जो कि वाष्प के रूप में मृदा में पाया जाता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फसल और खरपतवार में जल उपयोग दक्षता किसकी अधिक होती है? खरपतवार, फसल, दोनों या कोई नहीं? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं फसल और खरपतवार में क्या चलता रहता है? प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। फसल और खरपतवार में दोस्तों, फसल और खरपतवार में क्या चलती है? प्रतिस्पर्धा चलती है। किसके किसके बीच? ये भी आप लोग नोट डाउन लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पोषक तत्व, जल, पोषक तत्व, जल और प्रकाश, इनके बीच फसल और खरपतवार में दोस्तों प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो इसमें पूछा गया दोस्तों फसल और खरपतवार में जल उपयोग दक्षता किसकी अधिक होती है? तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, वाटर यूज एफिशिएंसी जो होती है सबसे अधिक किसकी होती है? खरपतवार और फसल में खरपतवार की। किसकी होती है दोस्तों? खरपतवार की। वाटर यूज एफिशिएंसी जो होती है, वाटर यूज एफिशिएंसी अधिक होती है फसल की तुलना में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरपतवार। आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस सांद्रित खाद में अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है? FYM, वर्मी कंपोस्ट, खलियां या सभी? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा खलियां। सबसे पहले आप लोगों को बता दें सांद्रित खादें क्या होती हैं और स्थूल खादें क्या होती हैं। स्थूल खादें दोस्तों वे खादें होती हैं जिनमें कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है और पोषक तत्व जो होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है FYM और वर्मी कंपोस्ट। दूसरी बात कर लेते हैं सांद्र खादें जो होती हैं। सांद्र खादें वे खादें होती हैं दोस्तों जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है लेकिन पोषक तत्व जो होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वो सांद्र खादें कहलाती हैं। यहाँ पे पूछा गया था किस सांद्रित खाद में अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें FYM जो है ये कौन सी खाद है दोस्तों? ये स्थूल खाद है। वर्मी कंपोस्ट जो है दोस्तों ये भी स्थूल खाद है। और खलियां जो होती हैं दोस्तों ये किसके अंतर्गत आती है? सांद्र खाद के अंतर्गत आती है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में जो नाइट्रोजन होगी वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाएगी। ठीक है, वहीं पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं ये जो खाद शब्द है ये किस भाषा का है? जो खाद शब्द हम लोग यूज करते हैं ये किस भाषा का है? तो हम आप लोगों को बता दें दोस्तों ये संस्कृत भाषा का शब्द है खाद। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खाद क्या होता है दोस्तों? खाद जो होता है ये एक कार्बनिक पदार्थ होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। खादें जो होती हैं ये कार्बनिक पदार्थ होती हैं और जो रासायनिक उर्वरक जो हम लोग प्रयोग करते हैं ये अकार्बनिक होते हैं। एक रासायनिक उर्वरक ऐसी भी है जो कि कार्बनिक रूप में पाई जाती है और उसका उपयोग सर्वाधिक मात्रा में फसलों में किया जाता है, वो है यूरिया। यानी कि यूरिया में जो नाइट्रोजन पाई जाती है दोस्तों एमाइड के रूप में पाई जाती है और यूरिया जो होती है एक कार्बनिक खाद है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रयोगशाला में तैयार की जाने वाली प्रथम उर्वरक जो थी वो थी यूरिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। यदि कपास की रुई का वजन 20 ग्राम तथा बीज का वजन 30 ग्राम हो तो गिनिंग प्रतिशत कितना होगा? यदि कपास की रुई का वजन 20 ग्राम तथा बीज का वजन 30 ग्राम हो तो गिनिंग प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों
गिनिंग यानी कि ओटाई, गिनिंग यानी कि जो रेशा होता है दोस्तों, रेशा को बीज से अलग करना ही क्या कहलाता है, गिनिंग कहलाता है। यदि कपास की रुई का वजन यहाँ पूछा गया, गिनिंग प्रतिशत कैसे निकाला जाता है दोस्तों, गिनिंग प्रतिशत जो होता है, गिनिंग परसेंटेज जो होता है दोस्तों, ये होता है रुई का वजन, रुई का वजन बटे अपान में दोस्तों क्या होता है, रुई प्लस बीजों का वजन, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो रुई का वजन यहाँ पे दोस्तों कितना दिया गया है, यदि कपास की रुई का वजन क्या है 20 ग्राम, यानी कि जो लिंट होता है, लिंट का वजन कितना दिया गया है, 20 ग्राम दिया गया है। नीचे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस बीजों का वजन, दोस्तों बीज का वजन दिया गया है 30 ग्राम, यानी कि जो उसके सीड होते हैं जिसे बिनौला कहते हैं, उसका वजन 30 ग्राम दिया गया है। तो सबसे ऊपर क्या होगा, रुई का वजन होगा 20 ग्राम, नीचे क्या होगा, रुई प्लस बीजों का वजन यानी कि 20 प्लस 30 इंटू क्या हो जाएगा 100। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, 20 50 इंटू 100, 50 टू जा 100, 20 दूना 40 यानी कि 40% जो आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी है। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रुई के रेशे को लिंट कहा जाता है दोस्तों, और इसके बीजों को बिनौला कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है गिनिंग परसेंटेज का, रुई का वजन अपान में रुई प्लस बीजों का वजन इंटू 100। रुई का वजन दोस्तों 20 दिया गया था, और रुई प्लस बीजों का वजन मिला के कितना था, 50 था, मल्टीप्लाई में 100 था, 2 बार में डिवाइड हो गया, और 20 टू जा 40% इसका राइट आंसर आ गया, जो कि क्या है, सी है। आइए दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे इसी के साथ आगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मुर्गी की लड़ाई व मनोरंजन हेतु प्रसिद्ध नस्ल है। जो मुर्गी की लड़ाई और मनोरंजन हेतु प्रसिद्ध नस्ल आप लोगों को बतानी है, कौन सी नस्ल है जो कि लड़ाई और मनोरंजन के हेतु प्रयोग की जाती है। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा असील। असील एक देसी नस्ल है दोस्तों मुर्गी की, ये एक मुर्गी की देसी नस्ल है जो कि लड़ाई और मनोरंजन हेतु प्रसिद्ध है, क्योंकि इनका उपयोग जो होता है दोस्तों लड़ाई कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं, ये एक देसी नस्ल है दोस्तों, ये मुख्य रूप से देसी नस्ल है मुर्गी की, और ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा इत्यादि स्टेटों में पाई जाती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा इत्यादि। ठीक है, चटगांव जो होती है दोस्तों, चटगांव जो नस्ल होती है मुर्गी की, ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में जैसे त्रिपुरा, मेघालय इत्यादि स्टेट में मिलती है। कड़कनाथ तो आप लोग जानते होंगे, काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों, इसे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग, जिसका मांस दोस्तों क्या होता है, काले रंग का होता है, और मांस कैसा होता है, काले, जिसके मांस को टेंडर कहा जाता है। क्या कहा है, टेंडर कहा जाता है इसके मांस को, और इसका मांस कैसा होता है, काले रंग का होता है। और मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से दोस्तों कड़कनाथ मुर्गी को जीआई टैग मिला हुआ है। घाघस जो होती है दोस्तों, ये भी एक देसी नस्ल है जो कि कहाँ पे पाई जाती है, केरल स्टेट में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। उत्तर भारत में बेर में कलिकायन यानी बडिंग कौन से माह में करना उपयुक्त रहता है। उत्तर भारत में दोस्तों कलिकायन यानी कि बडिंग पूछा गया है, कौन से माह में करना उपयुक्त रहता है, जुलाई सितंबर, जनवरी फरवरी, अप्रैल मई, अक्टूबर नवंबर। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका जवाब देंगे। यहाँ पे प्रूनिंग दोस्तों नहीं पूछी गई, यहाँ पे बडिंग पूछी गई है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अप्रैल मई दे रहे हो बिल्कुल गलत है। अप्रैल मई जो होता है दोस्तों, अप्रैल मई में क्या किया जाता है, प्रूनिंग की जाती है बेर में, और इसमें हैवी प्रूनिंग होती है, तो ज़्यादा मात्रा में कटाई छटाई की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई सितंबर। जुलाई से लेकर सितंबर महीने में दोस्तों इसमें
बडिंग की जाती है। बेर में जो बडिंग होती है दोस्तों मुख्यतः TRI बडिंग, आई बडिंग, TRI बडिंग, टी अथवा आई बडिंग, क्योंकि इसमें जो बडिंग होती है दोस्तों वो जैसे ये तना होता है, इसमें जो इस तने पे जो काट लगाई जाती है वो टी के आकार की होती है, इसीलिए दोस्तों इसको टी या आई बडिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मुख्य रूप से इसी का प्रयोग दोस्तों किस में किया जाता है, बेर में किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो अप्रैल और मई वाली बात बता रहे थे दोस्तों, अप्रैल मई में क्या होती है, प्रूनिंग, यानी कि कटाई छटाई का जो कार्य होता है वो किस महीने में किया जाता है, वो बेर में अप्रैल और मई के महीने में किया जाता है। तो आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लीची के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है, स्टूलिंग, एयर लेयरिंग, फॉरकट कल्कायन या बेज ग्राफ्टिंग। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। लीची के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि आप लोगों को बतानी है, कौन सी इसकी व्यावसायिक विधि है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर लेयरिंग। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, एयर लेयरिंग हो जाएगा। एयर लेयरिंग का ही प्रयोग, इसी को मारकोटेज, एयर लेयरिंग को दोस्तों एयर लेयरिंग को ही दोस्तों या मारकोटेज या गूटी विधि के नाम से भी जाना जाता है। और ये मुख्यतः किसके प्रवर्धन में काम में लाई जाती है दोस्तों, ये लीची में प्रवर्धन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। स्टूलिंग जो होती है, स्टूलिंग को आप लोगों ने देखा होगा, ये किस में प्रयोग की जाती है, ये अमरूद में प्रयोग की जाती है। अमरूद के तने को जब मिट्टी के बराबर से लगभग में ऐसे काट दिया जाता है दोस्तों, और इस पे माउंट की तरह मिट्टी चढ़ा दी जाती है। फिर इसमें जो कल्ले निकलते हैं दोस्तों, ऐसे टिलर्स जो निकलते हैं, इनको अलग कर लिया जाता है और इन्हीं को रोपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों स्टूलिंग। ये क्या है, स्टूलिंग है। और ये कहाँ पे प्रयोग की जाती है, अमरूद में। मुख्य रूप से अमरूद में जो प्रोपेगेशन होता है यानी प्रवर्धन होता है वो किस विधि से होता है, स्टूलिंग मेथड से किया जाता है। फॉरकट कलिकायन, इसे चाइनीज लेयरिंग के नाम से जाना जाता है। फॉरकट में क्या होता है दोस्तों, ये छाल जो होती है यानी कि जाइलम जो होता है दोस्तों, जाइलम को ऐसे काटा जाता है, उसके बाद इसे उलट दिया जाता है। फिर इसमें जो चिप होती है, चिप बड जो होती है वो लाके यहाँ पे रख दी जाती है दोस्तों, और फिर इसे पलटकर बांध दिया जाता है। ये मेथड जो होता है ये क्या कहलाता है, फॉरकट कलिकायन या चाइनीज लेयरिंग इसे कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। और वेज ग्राफ्टिंग की बात करते हैं। और वेज ग्राफ्टिंग को हम लोग दोस्तों, इसमें जो गूटी एयर लेयरिंग में जो हम लोग घास का यूज करते हैं वो घास कौन सी होती है, स्फेगनम घास का प्रयोग करते हैं। कौन सी घास होती है, स्फेगनम या मॉस ग्रास के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि ये अधिक नमी को अवशोषित कर लेती है और काफ़ी दिनों तक दोस्तों इसमें नमी बनी रहती है, जिससे कि अंकुर जो जड़ों का फुटाव जो होता है वो शीघ्रता से हो जाता है। अब हम बात करते हैं वेज ग्राफ्टिंग की। वेज ग्राफ्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आइए हम इमेज के माध्यम से आप लोग को इसे दिखाते हैं। ये रही वेज ग्राफ्टिंग आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। ये सियान होता है जिसे हम लोग सांकुर कहते हैं, या फिर इसे इंग्लिश में सियान कहा जाता है। ये सांकुर होता है। ये होता है स्टॉक, क्या है, मूल वृंत, जिसे इंग्लिश में स्टॉक कहते हैं। देख लीजिए ये कहाँ से सबसे पहले विकसित की गई है, CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ के द्वारा इस तकनीक को निकाला गया है, जिसे बेज क्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। और ये मुख्य रूप से दोस्तों अमरूद में अपनाई जा रही है। इसी के द्वारा ललित जो अमरूद की वैरायटी है, और इसके अलावा ललित हो गई, और वैरायटियाँ हैं, श्वेता है, ललित है, श्वेता है और धवल, ये जो वैरायटियाँ हैं दोस्तों ये इसी विधि से निकाली गई CISH के द्वारा मुख्य अमरूद की किस्में हैं। तो आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को बता दें, ये तकनीक जो अपनाई जा रही इस प्रकार से सियान होता है और इस प्रकार से स्टॉक की कटिंग की जाती है। फिर इसी में सियान को सेट कर दिया जाता है और इसे बांध दिया जाता है। फिर इस पर क्या होता है, नए टिलर्स बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये होती है वेज ग्राफ्टिंग। क्या दोस्तों, ये वेज ग्राफ्टिंग CISH संस्थान लखनऊ से ये निकाली गई है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वेपम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? नर्सरी को निर्जमीकृत करने के लिए, सूक्ष्म जीवों के स्पोर्स को नष्ट करने के लिए, नेमेटोड्स को नष्ट करने के लिए। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। वेपम जो होता है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वेपम का सबसे पहले आप लोग नाम नोट कीजिए, इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है। वेपम क्या होता है? वेपम जो होता है ये सोडियम N डाइथियो कार्बोनेट होता है। ठीक है, क्या होता है? डाइथियो कार्बोनेट होता है। और लास्ट में होता है डिहाइड्रेट सोडियम N डाइथियो कार्बोनेट डिहाइड्रेट सोडियम N डाइथियो कार्बामेट डिहाइड्रेट जो होता है ये होता है वेपम। और इसका प्रयोग जो होता है दोस्तों मृदा में नेमेटोड को नष्ट करने के लिए मुख्यतः किया जाता है। किसे नष्ट करने के लिए दोस्तों? नेमेटोड्स को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा C। ठीक है, क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर दोस्तों देखा जाए तो निर्जमीकृत करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार से फार्मेलिन। इसका आंसर होना चाहिए डी पे दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया गया है, सभी होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्स सूक्ष्म जीवों के स्पोर्स भी जो होते हैं वो वेपम से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, यानी कि सभी। नर्सरी को निर्जमीकृत करने के लिए, सूक्ष्म जीवों के स्पोर्स को नष्ट करने के लिए, नेमेटोड्स को नष्ट करने के लिए। जिस प्रकार से कार्बारिल जो होता है, कार्बारिल नहीं, फार्मेलिन जो होता है दोस्तों, फार्मेलिन जो होता है, फार्मेलिन का प्रयोग जो होता है नर्सरी को निर्जमीकृत करने के लिए किया जाता है। ठीक उसी प्रकार वेपम का भी प्रयोग दोस्तों नर्सरी को निर्जमीकृत करने के लिए किया जाता है। लेकिन निर्जमीकृत करने के साथ ही दोस्तों ये सूक्ष्म जीवों के स्पोर्स को भी नष्ट कर देता है, साथ ही साथ नेमेटोड्स को तो नष्ट कर ही देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मिस्टेक से लिखा नहीं गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे नर्सरी को निर्जमीकृत करने के लिए, सूक्ष्म जीवों के स्पोर्स को नष्ट करने के लिए, नेमेटोड्स को नष्ट करने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार से फार्मेलिन कार्य करता है। लेकिन अंतर दोस्तों क्या होता है? फार्मेलिन के द्वारा नेमेटोड्स नष्ट नहीं होते हैं, जबकि जो वेपम होता है इसके द्वारा मुख्यतः नेमेटोड्स नष्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग आगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त तो सभी। फलों का बगीचा ऑर्चर्ड हेतु कम से कम मृदा की गहराई होनी चाहिए 2 मीटर, 5.5 मीटर, 0.5 मीटर या 8.5 मीटर। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जो फलों का बगीचा लगाया जाता है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि विभिन्न क्रॉप्स के लिए अलग अलग गहराई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार फलों का बगीचा लगाते समय भी एक मृदा की एक निश्चित गहराई होनी चाहिए। अगर उससे कम गहराई है तो वहाँ पे हमें पौधा
नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जो इसका रूट होता है, रूट डेवलपमेंट जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। क्योंकि कुछ स्थान ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ पे जब इसको लगाया जाता है पौधे को, अगर वहाँ पे गहराई 2 मीटर से कम है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मीटर। ऐसे स्थान जहाँ पर मृदा की गहराई 2 मीटर से कम है, यानी कि मृदा में क्या है, नीचे 2 मीटर से पहले ही चट्टानें पाई जाती हैं, उन क्षेत्रों में हमें पौधे की रोपाई नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे मृदा की गहराई 2 मीटर कम से कम हो, उस स्थान पे दोस्तों हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, जिससे कि जो इसका रूट डेवलपमेंट है वो प्रभावित ना हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मीटर्स। आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैदानी क्षेत्रों के पौधरोपण है तो सबसे सरल उत्तम प्रचलित विधि कौन सी? वर्गाकार विधि, त्रिभुजाकार विधि, कंटूर विधि, षटभुजाकार विधि। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गाकार विधि। क्या हो जाएगा, वर्गाकार विधि हो जाएगा, यानी कि ए। सबसे प्रचलित विधि कौन सी? वर्गाकार विधि है, ठीक है। त्रिभुजाकार विधि जो होती है दोस्तों, त्रिभुजाकार विधि उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। कंटूर विधि जो है, कंटूर विधि दोस्तों कहाँ पे, पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में, वर्गाकार विधि की तुलना में 15% अधिक पौधे लगते हैं। किसमें? षटभुजाकार विधि में, ठीक है। वर्गाकार विधि की तुलना में 15% अधिक पौधों को रोपा जा सकता है षटभुजाकार विधि में। वहीं पे कंटूर विधि जो होती है ये पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। त्रिभुजाकार विधि उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। वर्गाकार विधि जो होती है सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों में पौधरोपण के लिए सबसे प्रचलित विधि के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग बढ़ेंगे इसी के साथ आगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। फल एवं सब्जियों को पाले से बचाने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? धुआं करना, सिंचाई करना, 0.1% सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव करना या उपरोक्त सभी। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्योंकि धुआं के द्वारा भी दोस्तों हम लोग फसलों को पाले से बचा सकते हैं, सिंचाई के द्वारा भी पाले से बचाया जा सकता है, और 0.1% सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का स्प्रे करके भी फल एवं सब्जियों को पाले से बचाया जा सकता है। इसमें दोस्तों होता क्या है, पाले के द्वारा क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर जो होता है फसल का यानी क्रॉप का काफ़ी गिर जाता है, और उसमें जो कोशिका द्रव्य होता है वो जम जाता है। कोशिका द्रव्य के जमने के कारण क्या होता है, जो सेल होती है वो फट जाती हैं, जिससे कि पौधे की डेथ यानी कि मृत्यु हो जाती है, यानी पौधा सूख जाता है। जब हम खेत में धुआं करते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर जो होता है यानी कि सीधे मतलब कम नहीं होता है, और जब हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई का जल का जो टेम्परेचर होता है ये क्या होता है, ये सिंचाई जल जो होता है दोस्तों इसका टेम्परेचर जो होता है धीरे धीरे गिरता है, जिससे कि सीधे जो होता है पौधा प्रभावित नहीं होता है, और उसका जो उसकी जो सेल होती है वो अधिक मतलब जमने से बच जाती है, और जिससे कि वो फटती नहीं है और पौधा सूखने से बच जाता है। तो धुआं है, सिंचाई करना है, और 0.1% सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव, ये सभी प्रयोग फल और सब्जियों की फसल को पाले से बचाने के लिए इनका किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। पलवार मल्चिंग से क्या लाभ है? मृदा तापमान नियंत्रण, नमी संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण या उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग बताएंगे पलवार यानी कि जो मल्चिंग की जाती है इससे क्या लाभ है? मृदा तापमान नियंत्रण, नमी संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण या उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्योंकि मल्चिंग के द्वारा क्या होता है, मृदा के ताप को भी नियंत्रित किया जा सकता है, नमी संरक्षित रहती है और खरपतवार भी कम उगते हैं। मुख्यतः आजकल दोस्तों कौन सी मल्चिंग का प्रयोग किया जा रहा है? मुख्यतः प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग किया जाता है।
इस मल्च यानी कि जो मल्च होता है, यानी कि मल्च के नीचे दोस्तों सिंचाई के लिए पाइपलाइन भी डाल दी जाती है। ड्रिप इरिगेशन के लिए दोस्तों पाइपलाइन जो होती है इसी मल्च के नीचे डाल दी जाती है, जिससे कि जो जल होता है वो बूंद बूंद करके सीधे पौधे को मिलता है और नमी बाहर नालियों में न होने के कारण खरपतवार जो होते हैं वो काफ़ी कम उगते हैं। जिससे क्या होता है, नमी भी संरक्षित रहती है, क्योंकि नमी जो होती है वो मल्च के नीचे मिट्टी दबी रहती है दोस्तों, जिसके कारण क्या होता है, नमी भी संरक्षित रहती है, मृदा तापमान भी नियंत्रित रहता है और खरपतवार जो होते हैं वो भी काफ़ी कम उगते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, ये आप लोगों के एग्जाम को बिल्कुल ध्यान में रख के कराया जा रहा है और इसके अंतर्गत हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या फिर उन संभावित प्रश्नों को दोस्तों इसमें शामिल किया गया है जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप लोग इसे कंटिन्यू देखते रहना और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहना। तो आइए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेंसियोमीटर के द्वारा मापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा, पानी की सतह से गहराई, मृदा नमी या पृष्ठ तनाव। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। वायुमंडलीय आर्द्रता जो होती है ये किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों, ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा दोस्तों, हाइग्रोमीटर। वाष्पोत्सर्जन की बात करें दोस्तों तो ये किसके द्वारा मापा जाता है, पोटोमीटर के द्वारा। पानी की सतह से गहराई जो होती है दोस्तों ये किसके द्वारा मापी जाती है, पीजोमीटर के द्वारा। वहीं पर मृदा नमी या पृष्ठ तनाव को किसके द्वारा मापा जाता है, मृदा नमी या पृष्ठ तनाव को टेंसियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंजीर फिग का फल प्रकार यानी फ्रूट टाइप, जो अंजीर होती है जिसे फिग कहते हैं दोस्तों, का फल प्रकार या फ्रूट टाइप होता है ब्लास्टा, सोरोसिस, एट्रियो ऑफ बेरीज या साइकोनस। आप लोग दोस्तों बताएंगे साइकोनस होता है, ब्लास्टा होता है, सोरोरिस होता है, एटेरियो ऑफ बेरीज होता है। बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्लास्टा जो होता है ये किसका होता है फल फ्रूट टाइप दोस्तों, ये अनार का फ्रूट टाइप होता है ब्लास्टा। सोरोसिस जो होता है दोस्तों ये किसका होता है बताइए, पाइनएप्पल का होता है और कटहल का होता है। किसका होता है तो पाइनएप्पल और कटहल। एटेरियो ऑफ बेरीज ये दोस्तों किसका होता है, सीताफल, जिसे कस्टर्ड एप्पल के नाम से भी जाना जाता है, सीताफल। सीताफल का जो फ्रूट टाइप होता है कस्टर्ड एप्पल का फ्रूट टाइप होता है, ये क्या होता है, एटेरियो ऑफ बेरीज। दोस्तों यहीं पे होता है एटेरियो ऑफ एकीन। एटेरियो ऑफ एकीन जो फ्रूट टाइप होता है दोस्तों ये किसका होता है, ये स्ट्रॉबेरी का होता है। स्ट्रॉबेरी का जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है एटेरियो ऑफ एकीन, और एटेरियो ऑफ वेरीज जो होता है ये होता है कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइकोनस हो जाएगा, जो कि किसका होता है फ्रूट टाइप, साइकोनस जो होता है फ्रूट टाइप ये किसका होता है, अंजीर का। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अंजीर का जो साइकोनस फ्रूट टाइप है और कटहल का जो सोरोसिस प्रकार है ये दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, कंपोजिट फ्रूट प्रकार होता है उसके अंतर्गत ये रखे गए हैं। आइए इसके साथ बढ़ेंगे आगे, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पपीता व आम का खाने योग्य भाग होता है। पपीता और आम का जो होता है खाने वाला भाग आप लोगों को बताना है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंता फल भित्ति और बीज पत्र। आइए दोस्तों आप लोगों को हम समझाते हैं कि क्या होता है आम में, कौन सी फल भित्ति होती है मध्य और कौन सी होती है बाह्य और कौन सी होती है अंता। ये है मान लीजिए दोस्तों एक मैंगो, ठीक है, मैंगो में ये हो गई इसकी दोस्तों गुठली यानी कि जिसे स्टोन भी कहते हैं।
ऊपरी परत जो दोस्तों होती है इसे कहते हैं ईपी कार्प। क्या कहते हैं? ईपी कार्प। ठीक है। बाह्य फल भित्ति, अंदर का जो गूदा वाला भाग दोस्तों होता है इसे कहते हैं हम लोग मीजोकार्प। क्या कहते हैं दोस्तों? मीजोकार्प। और जो ये होती है दोस्तों गुठली वाला भाग जो होता है ये होता है इंडोकार्प। और इन तीनों को मिला के दोस्तों जो बनता है उसे कहते हैं हम लोग पेरिकार्प। पेरिकार्प। बाहरी भाग एपिकार्प, अंदर वाला भाग मीजोकार्प और जो गुठली वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? इंडोकार्प। तीनों को मिला के क्या बनता है? पेरिकार्प। तो इसका खाने वाला जो भाग होता है दोस्तों वो यहाँ पे पूछा गया है क्या होता है, आप लोगों को बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। देख लीजिए, ईपीकार्प जो है ये तो खाया नहीं जाता है आम का, और इंडोकार्प भी नहीं खाया जाता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मीजोकार्प, यानी कि मध्य फल भित्ति। ईपीकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प को मिलाकर बनता है पेरिकार्प दोस्तों। और दूसरी बात ये रही, इसमें पपीता और आम का खाने वाला भाग जो होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मध्य फल भित्ति यानी कि मीजोकार्प। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये दोस्तों आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। यदि सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है एग्री नॉलेज प्लस का उसे ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको टेलीग्राम पे सर्च करके मिल जाएगा, जिससे कि आगे क्लास का जो सूचना है वो आप लोगों को समय समय पे मिलती रहेगी। और इसी तरह के शानदार प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाए जाते रहेंगे जो कि आपकी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के सेशन में यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।